नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ABCD ये आज चौथा अंक है इसका, और ये अंक उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस संस्था में काम कर रहे हैं और सक्रिय काम कर रहे हैं। यानी सक्रिय कार्यकर्ता जो है संगठन का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कल भी इस विषय में एक हमारे पास फ़ोन आया था कि इसकी सदस्यता क्या अमुक लोगों को दी जा सकती है। तो जो हमारा ये संविधान बनाया गया था, बनकर के 90-91 में तैयार हुआ, और जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि ABPSSP 1992 को, जब वो पूर्व सैनिक सेवा परिषद उत्तर प्रदेश हुआ करता था, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी तो यहीं पर रजिस्ट्रेशन हुआ था, और इसके विषय में आगे राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंचा वो अगले अंकों में बताएंगे। लेकिन जब यहाँ पर बना तो एक तरीके से कि पहला रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश से हुआ और काम भी यहीं से शुरुआत हुई काम की। तो उस समय जो बायलॉ अपने बनाए गए थे, बायलॉ में बताया गया था कि इसके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। तो एक तो स्थायी सदस्य उनको माना गया था जिन्होंने संस्था को बनाते समय अपना योगदान दिया था। यानी संस्था की स्थापना करने वाले वो उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति संस्था के स्थायी सदस्य होंगे, और स्थायी सदस्यों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। अगर इस संख्या में अगर कमी होती है तो उनके स्थान पर जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति शेष स्थायी सदस्य बहुमत द्वारा पूर्ति कर सकते हैं। यानी अगर ये जो 21 की संख्या में कमी हो तो बाकी जो स्थायी सदस्य हैं वो उनको इसमें ला सकते हैं, सब लोग विचार विमर्श करके। ऐसा संरक्षक सदस्य संस्था के उद्देश्यों के प्रति सहानुभूति रखने वाले ऐसे व्यक्ति जो एक मुश्त धनराशि दे करके, अब उस समय तो 5,000 रुपये नियत की गई थी, और इस समय तो 5,000 का कोई वो नहीं है, आदमी संरक्षक सदस्य बन सकता है। और मेरा प्रस्ताव ये रहेगा कि कम से कम 51,000 रुपये जो देता हो उसको संरक्षक सदस्य बना देना चाहिए। 51,000 रुपया दे या उसके बराबर कोई संस्था के कार्यालय के लिए कोई वस्तु दे, यानी उसके बराबर अगर कोई सहयोग करता है उसको संरक्षक सदस्य बनाना चाहिए। साधारण सदस्य सभी अधिकृत पूर्व सैनिक या उनकी विधवाएं जो सदस्यता प्रपत्र पूरा करके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, वे निर्धारित शुल्क जमा करके इसके स्थायी सदस्य बन सकते हैं। और जैसा कि हम सबको मालूम है, पूर्व सैनिक सेवा परिषद की सदस्यता के लिए इस समय 100 रुपया राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिलों में ये आदेश है कि 100 रुपये लेकर के आप किसी भी जो अधिकृत व्यक्ति है, अधिकृत मतलब जो पूर्व सैनिक है, यानी उसके पास पूर्व सैनिक का कार्ड है, उसके जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने उनको कार्ड दिया है, जो हमारी मातृ बहिनें हैं उनके लिए, तो ये सब व्यवस्था हमारे उसमें की गई है, ये लोग सदस्य रह सकते हैं। वास्तव में कई बार ये पूछा जाता है कि यह सैनिकों का संगठन है तो इसमें असैनिक क्यों। तो जिनके दिमाग में ये भ्रम है वो दूर हो जाना चाहिए कि यह सैनिकों का संगठन नहीं है, यह एक सामाजिक संगठन है और पूर्व सैनिक इसके सदस्य हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा, जो स्थायी सदस्य हैं वो पूर्व सैनिक भी हो सकते हैं, असैनिक लोग भी हो सकते हैं। आपके संरक्षक सदस्य सैनिक भी हो सकते हैं, असैनिक भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये पूर्व सैनिकों का ही संगठन है
पूरी तरीके से सत्य नहीं है। इसके अलावा विशिष्ट सदस्य के लिए भी रखने का इसमें प्रस्ताव किया गया था। संस्था की प्रबंधकारिणी समिति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय तक के लिए जो उपयुक्त समझे विशिष्ट सदस्य बना सकती है। यानी अगर किसी को ज़रूरत समझी जाती है कि अमुक व्यक्ति चाहे फौजी हो और चाहे फौजी ना भी हो, और अगर कार्यकारिणी देखती है कि उस व्यक्ति को रहना चाहिए, कोई उद्देश्य है, तो फिर उसको भी सदस्य बनाया जा सकता है। अब ये तो हो गई बात आपको सदस्य बनाने की। अब कई बार ऐसा होता है कि कई कारणों से सदस्यों को हटाना पड़ता है, और हटाने के लिए भी संगठन ने शुरुआती दौर में भी इसके जो नियम बना दिए थे, किसको और कब संगठन से हटाया जा सकता है। एक तो अगर त्याग पत्र दे देते हैं, यानी अगर किसी सदस्य ने, किसी पदाधिकारी ने, उसे पदाधिकारी शब्द यहाँ प्रयोग करना नहीं चाहिए, यहाँ पर कहा जाता है कि उत्तरदायित्व, आपकी जिम्मेदारी है इस काम को करने की, तो उसके द्वारा अगर त्याग पत्र दे दिया जाता है तो वो फिर संस्था से बाहर हो जाएगा। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो फिर अगर किसी को दिमागी संतुलन उसका सही नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को भी संगठन से बाहर किया जा सकता है। किसी का चारित्रिक दोष हो और उसको अदालत से सजा मिल चुकी हो, तो ऐसे लोगों को भी संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और अगर कोई संस्था के हितों के विपरीत काम करता है, जिससे संस्था के मान सम्मान पर, उसके क्रियाकलापों पर, उसकी नियमावली पर असर डालता हो कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को भी 2/3 बहुमत से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जो प्रबंधकारिणी है, प्रबंधकारिणी में जैसा मैंने बताया, आगे बताएंगे हम इसके कितने भाग होंगे। तो जो प्रबंधकारिणी होगी, प्रबंधकारिणी ऐसे व्यक्ति 2/3 बहुमत से ऐसे व्यक्ति को बाहर कर सकती है। और अगला है मृत्यु होने पर, अगर सदस्य की मौत हो जाती है तो फिर उसके बाद भी वो संस्था का व्यक्ति नहीं रहेगा। के जो अंग हैं संस्था के, निम्नलिखित अंग होंगे। एक तो प्रतिनिधि सभा होगी, दूसरी प्रबंधकारिणी सभा होगी। और प्रतिनिधि सभा में कौन कौन लोग होंगे? प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होंगे वो एक तो होंगे जो स्थायी सदस्य, जैसा कि मैंने पहले वर्णन किया था। प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य होंगे, आगे हम बताएंगे प्रबंधकारिणी में कौन कौन लोग होंगे। क्षेत्रीय समितियों के सदस्य होंगे, यानी जो इस समय प्रांतीय व्यवस्था लागू है, प्रांत के जो कार्यकारिणी के लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। जनपदों के जो जनपद हैं वह जो अध्यक्ष और सचिव होंगे वो भी प्रतिनिधि सभा में शामिल होंगे। अब प्रतिनिधि सभा की बैठकें जो होंगी, एक तो साधारण बैठक होगी, तो वर्ष में एक बार होगी। आमतौर पर इसको वर्ष की समाप्ति पर करने का विचार किया गया था, लेकिन इधर कुछ वर्षों में देखा गया है कि इसमें कुछ आगे पीछे भी हुआ है। कभी जाकर के किसी वर्ष में शुरुआत में भी हुई हैं और कभी बीच में भी हुई हैं। तो ये सब बदलाव अपने आंतरिक किए गए हैं, लेकिन जो लिखा गया था कि वर्ष के अंत में होगी इसकी जो एजीएम होगी। और वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 9 महीने के अंदर होगी। यानी वित्तीय वर्ष आपका मार्च 31 को समाप्त होता है, तो दिसंबर के अंदर अंदर ये बैठकें हो जानी चाहिए, ऐसी कल्पना की गई थी उस समय। विशेष बैठक जब अध्यक्ष चाहें या ऐसी कोई ज़रूरत हो तो वो कभी भी बुलाई जा सकती है, और उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है संगठन के सामने, उसमें बैठक बुलाना अनिवार्य हो, तो वो बैठक भी बुलाई जा सकती है, जिसकी सूचना जो महासचिव होते हैं तो वो देंगे, और उसके साथ बाद में ये बैठक बुलाई जाएगी। पूरा करने के लिए किसी भी मतलब समिति में कोई आपको विशेष फैसला लेना हो तो फैसला लेते समय कम से कम 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए। 2/3 बहुमत होगा तब वो फैसला जो आपने लिया है वो मान्य होगा। प्रतिनिधि सभा के जो अधिकार हैं
वो क्या क्या होंगे। संस्था के पिछले वर्ष से अधिक प्रगति प्रतिवेदन को स्वीकृत करना, संस्था की निधियों व संपत्ति की ठीक व्यवस्था सुनिश्चित करना, आय व्यय का पत्रक अनुमोदन करना, आगामी वर्ष के लिए प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों का अनुमोदन करना, आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना, अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए हों अथवा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों द्वारा कम से कम 10 दिन पूर्व सूचित किए गए हों। निर्वाचन वर्ष में जो निर्वाचन हर तीसरे वर्ष होगा उसमें अध्यक्ष का स्थान रिक्त होने पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष उनका स्थान ग्रहण करेंगे। यानी निर्वाचन वर्ष ऐसा हुआ कि 3 साल बाद चुनाव होना है, लेकिन बीच में अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो अध्यक्ष आपके बीच में अगर नहीं होते हैं तो फिर उस कालावधि में जो उपाध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहेंगे। लेकिन एक शर्त ये भी रखी गई थी कि यह चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। ये था आपकी जो प्रतिनिधि सभा। और अब हम बात करते हैं प्रबंधकारिणी की। प्रबंधकारिणी का स्वरूप कैसा होगा। शुरुआत में हमने जो सूची बताई थी कि जो लोग इसके अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, ये तो रहेंगे ही। इसके अलावा निर्वाचन वर्ष में प्रतिनिधि सभा के साधारण बैठक में बहुमत के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन किया जाएगा। अध्यक्ष अपने सहित 15 सदस्यों की प्रबंधकारिणी समिति का गठन करेंगे, जिनमें स्थायी सदस्यों में से न्यूनतम 4, संरक्षक सदस्यों में से 2 और साधारण सदस्यों में से न्यूनतम 2 अवश्य मनोनीत किए जाएंगे। अध्यक्ष द्वारा ही इन सदस्यों में से 2 उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और प्रत्येक क्षेत्र से 1 मंत्री नियुक्त किए जाएंगे। यानी जो मंत्री होंगे वो हर प्रांत के, या अगर राष्ट्रीय है तो हर क्षेत्र से एक मंत्री उसमें रखा जाएगा। बाकी महामंत्री होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे, वो तो होंगे ही। कार्य के विस्तार के अनुरूप संस्था के 1 से अधिक संगठन मंत्री होंगे। संगठन मंत्री प्रबंधकारिणी समिति के पदेन सदस्य होंगे। संगठन मंत्री, जो इस समय अधिकांश इकाइयों में संगठन मंत्री की भूमिका को नकार दिया गया है और उनकी बहुत बड़ी भूमिका बताई गई है। और इसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो संगठन मंत्री बनेंगे वो अन्य जो अनुसांगिक संगठन हैं उनसे भी बात करने के बाद में उनकी नियुक्ति की जाएगी। बैठकें वर्ष में 2 बार होंगी। एक तो जो प्रतिनिधि सभा होगी उसके साथ होगी और एक उससे अलग 4 महीने 6 महीने के अंतराल पर की जाएगी। अध्यक्ष के निर्देश पर अथवा प्रबंधकारिणी समिति के कम से कम 5 सदस्यों के लिखित निवेदन पर प्रबंधकारिणी बैठक की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो अगर 5 सदस्य कह देते हैं प्रबंधकारिणी के कि नहीं अभी छोटी टोली की बैठक होनी चाहिए या कोई आपात बैठक बुलाई जानी चाहिए, तो वो फिर बुलाई जा सकती है। तो उसमें अध्यक्ष का स्थान रिक्त होने पर अगले चुनाव तक वरिष्ठ उपाध्यक्ष उनका स्थान लेंगे। जो ऐसी कोई स्थिति आती है तो ये फिर काम किया जा सकता है, जैसा मैंने पहले ही बताया। और उन उपाध्यक्ष काम देखेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। कार्यकारिणी जो समिति है इसका सामान्य कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, किंतु अगली समिति के गठन तक वह कार्य करती रहेगी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष की नई प्रबंधकारिणी समिति के गठन का अधिकार होगा। तो अगर 3 महीने के अंदर कोई 3 साल के अंदर अगर महीने 2 महीने 4 महीने का ऐसा अंतराल पड़ जाता हो और प्रबंधकारिणी की बैठक ना हो पाई हो और नई प्रबंधकारिणी का गठन ना हो पाया हो, तो ये फिर अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। ये है जो प्रबंधकारिणी थी उसकी रूपरेखा, जो आपकी सभा थी उसकी रूपरेखा। और अब हम अगले अंक में बात करेंगे कि ये जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, इनके काम क्या हैं। तो इस विषय पर आगे आने वाले जो अपना एपिसोड होगा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद भाग 5, उसमें चर्चा करेंगे। तो इंतजार करें। और अगर आपको यह अंक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद।